हेलो बच्चों, सुपर यूनिक क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन में उनके नियम के बाद हम लोगों ने कहा, मतलब हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे। फिर हमने बोला था आपसे कि समतल दर्पण के कुछ विशेषताएं बताएंगे। तो आज हम समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं बताने के बाद गोलीय दर्पण क्या होते हैं और उनसे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। और ध्यान दें, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। और एक विशेषता और भी है समतल दर्पण की, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे कोई वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी हुई है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, इस पर कभी कभी एमसीक्यू बनता है क्वेश्चन। जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 10 मीटर की दूरी पे बनता है, तो बताइए वस्तु समतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है? तो देखो भाई, समतल दर्पण के पीछे कहां से? वस्तु से 10 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब। ये मान लिया दर्पण है, इधर वस्तु है, इसका प्रतिबिंब, ये आपका कुल दूरी 10 मीटर है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि वस्तु ये जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो अब ये दोनों दूरियां बराबर ही तो होंगी, अर्थात वस्तु अगर ए मान लें, दर्पण को एम कह लें और प्रतिबिंब को ए डैश कह लें, तो एम और ए डैश एम दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर होंगे, अब इनका योग कितना है, यानी कि दोनों की दूरी का योग कितना है? 10 मीटर। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब इधर आधा भाग इधर आधा भाग, अर्थात 10 का आधा अर्थात 5 मीटर पे वस्तु रखी होगी। ये अब जवाब देंगे ना। ऐसे पूछते हैं कि वस्तु दर्पण से अगर 5 मीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी भाई देखिए 5 ये बताया, तो 5 ही यानी 10 हो जाएगी। तो इन प्रश्नों में बहुत ही सूझबूझ से जवाब देना कोई कठिन नहीं है, बस प्रश्न क्या कह रहा है उसको अच्छी तरह समझना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के नियम, इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे, बात करेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, वो बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं गोलीय दर्पण।
अभी हम लोगों ने पिछले टर्म पे समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े। अब गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, अगर हम कल्पना करें कोई कांच का खोखला गोला, जैसे फुटबॉल आप देखें, तो फुटबॉल अगर कांच का बना हुआ है, भाई फुटबॉल में क्या होता है, भीतर खाली भाग होता है और उसकी एक सतह अंदर जो होती दीवार वो होती है। ठीक है, इसी प्रकार कांच का अगर खोखला गोला हम लें और उस खोखले गोले की सतह पर कोई वृत्ताकार भाग काट लें, उस खोखला जो गोला है उसकी सतह से एक गोल टुकड़ा कोई हम काट लें और उसको बाहर निकालें, तो आप देखेंगे एक प्लेट के आकार की छोटा सा भाग मिलेगा। अब अगर उसके एक भाग पे पॉलिश कर दें, क्या कर दें, एक भाग पर पॉलिश कर दें। पॉलिश काय की होती है ये भी हम जाने, पॉलिश पारा अगर अच्छा दर्पण बनाना चाहते हैं तो चांदी का भी पॉलिश पहले करते हैं, सबसे पहले पारे या चांदी में से किसी एक का लेप उस पर कर देते, पॉलिश कर देते। इसके बाद आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते। तो इस प्रकार क्या होती है, एक सतह जिस पर ये करेंगे पारा या चांदी का पॉलिश करके फिर पेंट करेंगे आयरन ऑक्साइड का, तो जो सतह जिस पे करेंगे वो क्या करेगा, प्रकाश को रोक देगा। और दूसरा जो पृष्ठ होगा उसके उल्टी तरफ वो क्या बन जाएगा, दर्पण। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण में जो पॉलिश होती है वो किस पदार्थ की होती है। ठीक है, तो आप समझ गए किस पदार्थ की होती है। पारे की पहले पॉलिश होती है, फिर आयरन ऑक्साइड का पेंट होता है। अगर अच्छा दर्पण बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, पारे के स्थान पर सिल्वर यानी चांदी का पॉलिश करेंगे, चांदी की पॉलिश करने के बाद आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे और दर्पण बन जाएगा। तो आइए बात करें, मान लिया हमने एक कोई गोला है खोखला कांच का, इसमें से हमने एक छोटा सा भाग काट लिया गोल, ठीक है, और एक तब पॉलिश कर दिया। तो ये जो दर्पण बनेगा, देखिए ऊपरी भाग पे पॉलिश है, ध्यान दीजिए इसमें जरा समझने की बात है। अगर हम देखिए जब उसमें काटेंगे खोखले गोले से, जब हम एक वृत्ताकार भाग निकालेंगे तो उसमें देखेंगे आप दो सतह होती, एक उभरी हुई और एक दबी हुई। अगर हम दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दें तो जो दर्पण बनेगा वो उत्तल दर्पण होगा। इसके विपरीत अगर हम उभरे भाग पे पॉलिश कर दें तो परावर्तक तल आपका दबा हुआ भाग हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण की बात हो रही और उनका चित्र कैसे बनाया जाता है, किरण आरेख कैसे बनाया जाता है, तो देखिए ध्यान दीजिए। उभरे भाग पे अगर हम पेंट करते पॉलिश करते हैं तो ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। अगर हम दबे भाग पे पॉलिश करें और उभरे भाग को परावर्तक तल बनाए तो ये बनता है उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण।
तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो प्रकार के दर्पण होते हैं। अगर गोली दर्पण के उभरे भाग पे पालिश है और परावर्तक तल यानी जिधर प्रकाश का परिवर्तन होगा उस तल को देखें, अगर दबा हुआ है तो अवतल दर्पण है, उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण। तो ये तो ही है दो प्रकार के दर्पण। गोली दर्पण की बात चल रही है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी परिभाषा आपको समझनी चाहिए। जैसे पहला होता है ध्रुव। सॉरी, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। तो ध्रुव क्या होता है? दर्पण का जो केंद्र होता है, परावर्तक जो पृष्ठ होता है उसका केंद्र, ठीक है। जैसे ये परावर्तक तल है अवतल दर्पण में, तो ये जो बिंदु होगा ये केंद्र इसका, जो अर्थात कह लीजिए मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा ध्रुव। क्या हो जाएगा? ध्रुव। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव। ठीक। तो पहला शब्द हो गया ध्रुव। फिर दूसरा होगा वक्रता केंद्र। इन शब्दों को अच्छी तरह से, इन परिभाषाओं को अच्छी तरह समझना चाहिए, तभी आप आगे का काम समझ पाएंगे। तो ध्रुव क्या होता है? किसी गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है या कह लीजिए केंद्र, वो कहलाता है ध्रुव। ओके, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश के लेटर पी से। पी मतलब पोल। अवक्ता केंद्र, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वक्ता केंद्र क्या होता है? देखिए भाई, जो आपका गोली दर्पण है, जिस गोले का, खोखले गोले का जो भाग होता है भाई, किसी खोखले गोले से बनाया गया होगा, तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो वक्ता केंद्र क्या होता है? जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया ये गोला था, ठीक। इस गोले से ये दर्पण प्राप्त किया गया था। इसका केंद्र अगर ये था, ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो वक्ता केंद्र क्या होता भाई? जिस खोखले गोले से दर्पण प्राप्त किया गया है, उस खोखले दर्पण का केंद्र दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाएगा, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग आर से, ये आपका सी, ये बी, ये आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बहुत सीधी परिभाषा इसकी है, बहुत समझना आसान है। देखिए, दो प्रकार से को हम कह सकते हैं। जिस गोले का ये भाग है दर्पण हमारा, उसकी त्रिज्या वक्ता त्रिज्या कहलाती है। एक तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी जो होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं? वक्ता त्रिज्या। तो ये हो गई वक्रता त्रिज्या। ठीक। अब आता है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड मिलेगा, जो रेखा मिलेगी, वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष समझ गए, वक्ता केंद्र समझ गए, वक्ता त्रिज्या समझ गए, ध्रुव समझ गए।
अब हम बात करेंगे इन्हीं शब्दों को, इन्हीं परिभाषाओं को, इन्हीं बातों को हम इसमें उत्तल अवतल दर्पण में हमने देखा। अब हम उत्तल दर्पण में देखेंगे यही सब क्या होता है। तो देखा आपने अवतल दर्पण में अगर परावर्तक तल को बाई तरफ रखा जाए, ठीक है, तो वक्ता केंद्र किधर होता है, जिधर परावर्तक तल होता है, अर्थात बाई ओर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें, अब इसमें देखिए वक्ता केंद्र क्या होगा, इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस गोले का विभाग है वो गोला इधर होगा, नहीं होगा ये। इसमें तो आपने देखा इधर गोला था, तो उसका केंद्र इधर होगा। अब ये गोला अगर पूरा करेंगे तो ये इधर ही तो रहेगा, तो वक्ता केंद्र इसका पालिश वाले भाग की तरफ होगा, जिसको हम लोग सीख रहे हैं, यानी दाईं तरफ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है। तो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिला दे तो क्या बन जाता है, मुख्य अक्ष। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो कह लीजिए ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ध्रुव क्या होता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब आप समझ गए। अब हम बात करेंगे दर्पण का फोकस, यानी मुख्य फोकस, जिसको हम लोग साधारणतया फोकस ही कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको समझना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं पिछली परिभाषाओं को। किसी दर्पण का, यानी गोली दर्पण बात चल रही यहां पे, किसी दर्पण का ध्रुव क्या होता है, किसी दर्पण का ध्रुव उस दर्पण का केंद्र या मध्य बिंदु कहलाता। ठीक है, वक्ता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, यानी मिला दें तो ध्रुव से जो वक्ता केंद्र की दूरी है या वक्ता केंद्र से जो ध्रुव की दूरी, ये क्या कहलाती है, वक्ता त्रिज्या। अब हम चलेंगे, सब देख रहे हैं इन परिभाषाओं को ध्यान रखते हुए। तो हमने देखा क्या, परावर्तक तल की ओर होता है वक्ता केंद्र, किसमें, अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में पालिश वाले भाग की ओर वक्ता केंद्र होता है। ये ध्यान देने की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो इसके लिए देखिए परिभाषा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। आइए बात करें, यही परिभाषा इसमें भी लागू होती है, किसमें, उत्तल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, ध्यान देने वाली बात है यहां पे। इसमें क्या था,
अवतल दर्पण में भाई समांतर मुख्य अक्ष के कोई किरण जाती है तो वो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजर जाती है, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। यहां पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर तो जा रही है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, लेकिन परावर्तित होके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से नहीं गुजरती। ध्यान दीजिए, ये सीधे इस दिशा में निकल जाती। हाँ ऐसा है, हमें मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती प्रतीत होती है। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो लगेगी ये किरण मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आ रही है, तो जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, यानी मुख्य फोकस। तो ये देखिए बहुत ही खास चीज है, इस पे ध्यान देने की बात है। अवतल दर्पण में तो आपको समझ में आ जाता आसानी से, इसमें भी समझ में आ जाएगा, जैसा मैं समझाया कोशिश करिए समझ में आ जाएगा। तो मुख्य फोकस क्या होता है अवतल दर्पण में, फिर एक बार देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये यहां तक दोनों में परिभाषा सेम है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। परावर्तन के पश्चात देखिए जो अंतर है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, देखिए यहां तक भी सेम है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या जाती है, और यहां पे क्या, यहीं पे अंतर है, मुख्य देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इतना अंतर ध्यान दीजिएगा, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आगे होगा। अब आते हैं फोकस दूरी। जिसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोकल लेंथ इसको कहते हैं इंग्लिश में। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस की दूरी, यानी ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, इसी प्रकार फोकस सॉरी ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी देखिए ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे चिन्हों की। चिन्ह यहां पे कह लीजिए, जैसे फोकस दूरी अवतल दर्पण की धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, ये सब बातें कैसे पता होगा, इनके बारे में हम बात करेंगे, चिन्हों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ध्रुव को हम कार्तीय तल आप पढ़े होंगे, कार्तीय तल में हमने पढ़ा होगा, अगर हम ध्रुव से जाती हुई मुख्य अक्ष के लंबवत एक रेखा की कल्पना करें, जिसको हम लोग वाई अक्ष कहेंगे और इसको एक्स अक्ष मान लेंगे। ठीक, मुख्य जो अक्ष है उसको हम एक्स अक्ष मानेंगे, कार्तीय तल से तुलना कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी उत्तल दर्पण में भी देखें ध्यान से, इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष कहेंगे। अब देखिए जो कार्तीय तल में चिन्हों का नियम है वही नियम यहां पे। और एक बात जान लें पहले, हम जो मान्यता है, जो परिपाटी है क्या, दर्पण का जो परावर्तक तल होता है बाईं तरफ समझा जाता है, किधर हमेशा माना जाता है, बाईं तरफ। ये बात आपको समझना चाहिए, परावर्तक तल हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। और कार्तीय तल से अगर तुलना करें, एक्स अक्ष किसको माने, मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मान लेते हैं, और ध्रुव से जाती हुई एक लंबवत रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा खींची है, जिसको हमने वाई अक्ष माना है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ध्रुव से, अर्थात ये मूल बिंदु कहलाता है कार्तीय तल में ना, तो मूल बिंदु से बाईं ओर नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं तरफ धनात्मक होती है। तो देखो भाई, और एक बात ध्यान रखें, यहां पर सभी दूरियां
वो चाहे वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो या मतलब इन दोनों में ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो, ये सभी दूरियां या वस्तु कहीं रखी है, वस्तु की दूरी हो, तो जितनी भी दूरियां हैं सदैव ध्रुव से मापी जाती है। ध्यान रखना, ध्रुव से सभी दूरियों को हम क्या करते हैं, नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोकस इधर है, वक्रता केंद्र इधर है, तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस किसकी बात हो रही है, अवतल दर्पण में वाई अक्ष के बाईं ओर है, इसका मतलब ऋणात्मक होंगे। तो ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, नोट विशेष बात। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये भी निगेटिव। ठीक है, ये था अवतल दर्पण के बारे में। अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करें, कि फोकस दूरी किसकी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसका चिन्ह क्या होगा, देखिएगा चित्र में। देखिए फोकस भी ध्रुव से दाईं ओर है, और जैसा कि जानते हैं कार्तितल में मुख्य जो ये मूलबिंदु है वो मूलबिंदु से दाईं तरफ नापी जाने वाली दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होगी। तो ये चिन्ह की बात है। अगर हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, तो उस दर्पण में फोकस दूरी धन होगी या माइनस होगी, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए फिर से एक बार, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों बाईं तरफ पड़ती है, इसलिए ऋणात्मक होंगी। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दाईं तरफ होती है, नापी जाती है दाईं तरफ, इसलिए ये धनात्मक होंगी। वस्तु दर्पण के परावर्तक तल के सामने रखा जाता है, वो तो आप जानते हैं, भाई पीछे रखेंगे तो पाली से वहां कुछ होना नहीं है, यानी कोई प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा ना, तो हमें परावर्तक तल के सामने रखना होगा। और परावर्तक तल को जैसा कि हमने बताया है, मान्यता है कि बाईं ओर रखा जाता है परावर्तक तल को, तो वस्तु जाहिर है वस्तु क्या होगा, बाईं ओर रखी जाएगी। तो वस्तु की दूरी भी चाहे वो देखिए यही समानता है दोनों में, ध्यान रखना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वस्तु की दूरी जो ध्रुव से होगी वो हमेशा बाईं तरफ होगी, अर्थात ऋणात्मक होगी। तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये रहे चिन्ह के बारे में बातें कुछ। अब हम अगले टर्म पे बात करेंगे कुछ विशेष किरणों का परावर्तन गोलीय दर्पण से। वो कौन सी तीन विशेष किरणें हैं जिनका परावर्तन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से आपको आना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप किसी स्थिति में वस्तु कहीं रखी है किसी दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, बना करके देखेंगे, आप खुद बना लेंगे और कहां पे बनेगा कैसा बनेगा ये सब जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम इतना ही
समझा रहे हैं, आप घर पे जाके इसको फिर अच्छे से तरीके से समझिए, रिवाइज करिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में आए। अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।